हमारे साथ मौजूद हैं रोहित शेखर और उज्ज्वला जी। वो रोहित शेखर जिन्होंने दावा किया अदालत में कि पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के गवर्नर, पूर्व केंद्रीय मंत्री एनडी तिवारी जी इनके पिता हैं। उज्ज्वला जी हमारे साथ हैं। उज्ज्वला जी इनकी मां है और रोहित जी का कहना कि एनडी तिवारी उनके पिता हैं। रोहित जी, जो सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे पहला सवाल किसी के भी मन में इस पूरे केस को सुन के आता है, जब अदालत ने यह भी कह दिया कि उनका डीएनए टेस्ट होगा, कि आप अब क्यों चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये चाह नहीं रहा हूं। मेरी मुहिम नारायण दत्त तिवारी के खिलाफ करीब 7 सालों से चल रही है, जबकि मेरे नाना, मेरे नानी, मेरे सब मेरे साथ थे। अब मेरे नाना गुजर चुके हैं। ये मुहिम मेरी तब चल रही थी जब नारायण दत्त तिवारी अपने चरम पे थे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। तब से मुहिम चल रही है। कोर्ट में ये मुहिम 2007 में शुरू हुई। लेकिन मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, वो भी तो इसी सदी की बात हुई। आपको तो ये काफी पहले से पता चल गया था, आप बता रहे हैं कि वो आपके पिता हैं, तो वो उस वक्त आपने क्यों नहीं मांगी? देखिए, हमने याचिका में ये सब बयां किया है कोर्ट के आगे, सब खोल के रखा है, क्योंकि हमें छुपाने के लिए कुछ नहीं है कि हमें ये मालूम था। लेकिन वो दिलासा देते रहे, मेरी माँ को हमेशा दिलासा देते रहे, और मेरी माँ भी इसी दिलासे, इसी झांसे में आती रही कि मेरा बच्चा जो है वो स्कूल में है, अब कॉलेज में जाएगा। तो एक वरिष्ठ नेता को उस उम्र में टेकअप करना, मतलब उस समय मुझे कोर्ट अदालत का पता भी नहीं था। ऐसे में एक वरिष्ठ नेता के खिलाफ केस करना, ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। तो वो चुप रही। इसी का फायदा तिवारी जैसे लोग और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कई व्यक्ति, ऐसे कई लोग जो पावर में हैं, जो कि ताकत में है, वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि महिलाएं चुप रहेंगी। उज्ज्वला जी, इस केस के दौरान आपके ऊपर भी पता नहीं क्या क्या कहा गया, अनचेस्ट कहा गया, चाल चलन, चरित्र पर सवाल उठाए गए। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ना ही करते इससे क्या मिलेगा? देखिए, मैं इस तरह के एक पलायनवादी वृत्ति की महिला नहीं हूं, और मैं समझती हूं कि एक सामाजिक समस्या है तो उसका मुकाबला करना चाहिए। और जैसे कि रोहित ने आपको बताया, मैं तो आपको बता रही हूं कि हमने तिवारी जी से पूर्ण प्रयास किया अपने स्तर पर। जैसे आपने कहा ना, अब आए, अब आने वाली बात नहीं है। आप मुझे बताइए कि कोई भी पारिवारिक जो झगड़ा होता है या कोई भी पारिवारिक कलह होती है, क्या आप उसको तुरंत सार्वजनिक कर देते हैं? आज किसी के साथ, मेरे अपने माता पिता के साथ कोई झगड़ा हो या कोई बात मेरा वैमनस्य हो किसी बात को लेकर के, तो क्या मैं एकदम से इसको सार्वजनिक कर दूंगी? कोई भी संभ्रांत परिवार का व्यक्ति 10 बार अपने स्तर पर उसको सुलझाने का प्रयास करता है। जब हमारे सारे प्रयास विफल हो गए, मेरे पिता के सारे प्रयास विफल हो गए, मेरे पेरेंट्स ने बड़ी कोशिश की। रोहित ने जैसे कहा, वो दिलासा देते रहे। जी हाँ, दिलासा देते रहे वो बराबर। और मैं आपसे कह रही हूँ कि देखिए, ये बात ठीक है कि अनचेस्ट और इस प्रकार की अनेक बातें आई, लेकिन मैं समझती हूँ कि किसी बच्चे के मन की एस्पिरेशंस को, कि अगर उसको ये मालूम है इतने बड़े पिता से एक इस प्रकार का जन्म दे करके एक पिता नकार दे, ये कोई सहन करने योग्य बात नहीं है। इसको सहन करना भी मैं एक पाप ही समझती हूँ। जो अगर कोई महिला इस बात को सहन करती है तो वो इस प्रकार से समाज में एक गलत एक परंपरा को बढ़ने का एक वो प्रोत्साहन दे रही है। आपने कब बताया रोहित को? देखिए, रोहित को बताने की मुझे इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि बचपन से 12 वर्ष की आयु तिवारी जी बराबर आते रहते थे। 11 वर्ष की आयु, 11-12 साल के थे आप, तब आपको पता चला कि तिवारी जी आपके पिता हैं। जी। और तब आप अपने पति शर्मा जी से अलग हो चुकी थी? जी हाँ, वो तो मेरा बहुत पहले शुरू से ही अलगाव हो गया। जैसा कि मैंने अपनी डिवोर्स पिटीशन में भी लिखा है कि 1970 के बाद से हमारे बीच में किसी प्रकार का संवाद नहीं रहा। एक बड़ा बेटा जरूर है, उसकी वजह से मान लीजिए अगर कभी कोई उसके हित को लेके कोई बात हुई हो, वो भी मेरे माता पिता के माध्यम से, सीधे कभी नहीं हुई। वो बेटा किधर रहता है? वो बेटा भी मेरे पास ही रहता है। वो भी आपके साथ? जी हाँ, मेरे साथ। वो शर्मा जी का बेटा है? जी हाँ, शर्मा जी का बेटा है। और रोहित का जन्म 1979 में। एक जो झगड़ा होता है या कोई भी पारिवारिक कलह होती है, क्या आप उसको तुरंत सार्वजनिक कर देते हैं? आज किसी के साथ, मेरे अपने माता पिता के साथ कोई झगड़ा हो या कोई बात मेरा वैमनस्य हो किसी बात को लेकर के, तो क्या मैं एकदम से इसको सार्वजनिक कर दूंगी? कोई भी संभ्रांत परिवार का व्यक्ति 10 बार अपने स्तर पर उसको सुलझाने का प्रयास करता है। जब हमारे सारे प्रयास विफल हो गए, मेरे पिता के सारे प्रयास विफल हो गए,
मेरे पेरेंट्स ने बड़ी कोशिश की। रोहित ने जैसे कहा वो दिलासा देते रहे। जी हाँ, दिलासा देते रहे वो बराबर। और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि देखिए, ये बात ठीक है कि अनचेस्ट और इस प्रकार की अनेक बातें आई, लेकिन मैं समझती हूँ कि किसी बच्चे के मन की एस्पिरेशंस को, कि अगर उसको ये मालूम है इतने बड़े पिता से एक इस प्रकार का जन्म दे करके एक पिता नकार दे, ये कोई सहन करने योग्य बात नहीं है। इसको सहन करना भी मैं एक पाप ही समझती हूँ। जो अगर कोई महिला इस बात को सहन करती है तो वो इस प्रकार से समाज में एक गलत एक परंपरा को बढ़ने का एक वो प्रोत्साहन दे रही है। आपने कब बताया रोहित को? देखिए, रोहित को बताने की मुझे इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि बचपन से 12 वर्ष की आयु तिवारी जी बराबर आते रहते थे। 11 वर्ष की आयु 11-12 साल के थे आप, तब आपको पता चला कि तिवारी जी आपके पिता हैं। जी। और तब आप अपने पति शर्मा जी से अलग हो चुकी थी? जी हाँ, वो तो मेरा बहुत पहले शुरू से ही अलगाव हो गया, जैसा कि मैंने अपनी डिवोर्स पिटीशन में भी लिखा है कि 1970 के बाद से हमारे बीच में किसी प्रकार का संवाद नहीं रहा। एक बड़ा बेटा जरूर है, उसकी वजह से मान लीजिए अगर कभी कोई उसके हित को लेके कोई बात हुई हो, वो भी मेरे माता पिता के माध्यम से, सीधे कभी नहीं हुई। वो बेटा किधर रहता है? वो बेटा भी मेरे पास ही रहता है। वो भी आपके साथ? जी हाँ, मेरे साथ। वो शर्मा जी का बेटा है? जी हाँ, शर्मा जी का बेटा है। और रोहित का जन्म 1979 में हुआ? 1979। हाँ, यस, हाँ। 1979। 89 जी नहीं, 79 में हुआ। तो तब आपका शर्मा जी से कोई मिलना जुलना भी नहीं कुछ कोई, क्योंकि यही बात। जी हाँ, यही बात बार बार वो एक 112 सेक्शन पे बार बार हार्प कर रहे हैं, जो बच्चे को लेजिटिमाइज करने के लिए कानून, बहुत आर्केइक कानून बना था कौन से जमाने में। आज की जब ये लिव इन रिलेशनशिप का प्रोग्रेसिव प्रगतिशील जमाने में वो उसको ला रहे हैं बार बार हर्डल के रूप में। और मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं है, मैंने तो कोई बात नहीं मांगी, ये तो रोहित की लड़ाई है। रोहित एक छोटा सा बच्चा, ये कैसे प्रूव करेगा एक्सेस और नॉन एक्सेस का सवाल? ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। डिवोर्स कब हुआ आपका? पूरा कब हुआ डिवोर्स? ये 2006 में। 2006 में डिवोर्स पूरा हुआ? जी। तो इसीलिए तिवारी जी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप तो उनकी पत्नी थी, तो ये उन्हीं के बेटे हैं। देखिए जी हाँ, उनकी वजह, उन्होंने ये नहीं कहा कि, उन्होंने कहा क्योंकि वैलिड मैरिज के रहते हुए हुआ, चाहे सेपरेशन था तब भी, इसलिए कानून उसको ऐसा मानता है, इसलिए हम मानते हैं। क्योंकि कानून 1872 का कानून जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, जो कि हम पे हुकूमत करने के लिए बनाया गया था, उस कानून के तहत, जो कि 3500 कानून आज भी हैं जो हम पे हुकूमत करने के लिए बनाए गए हैं, जो जालिमों ने बनाए थे वो। तो ये जब आपको पता चला कि तिवारी जी आपके पिता हैं, फिर ये बार बार उनकी तरफ से दिलासा कब आता रहा? क्या बोलते रहे आप उनको? आपकी उनसे आखिरी बार मुलाकात कब हुई? मेरी देखिए उनसे मुलाकात होती रही करीब 2003 से 2005 तक। 2005 तक आप मिले हैं? 2002 में वो मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के। 2005 से 2007 तक रहे। जहां अब मुझे जो रेट्रोस्पेक्ट, मतलब अगर मैं दोबारा उसको वापस करके देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए, ये कंट्रोवर्सी पहले ना खड़ी हो, वो समझ गए थे कि ये लड़का जो है अन्याय बर्दाश्त करने वाला नहीं है इस प्रकार का, ना ये परिवार है। तो वो क्या कहते थे आपसे? वो कहते थे कि मैं कल मानूंगा, परसों मानूंगा, तरसों मानूंगा, एक हफ्ते बाद तुम्हें अपना लूंगा। या मैंने कहा कि आप मुझे, एक और उदाहरण बहुत बड़ा हमारी राजनीति में है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कि देश के सब उच्चतम पद पे रह चुके हैं। मैंने कहा आप उनका उदाहरण लेके चलिए, मेरी माता जी को सम्मान दीजिए। लेकिन ये बताइए मुझे कि ये क्यों आपके लिए इतना जरूरी था कि वो माने? अगर नहीं मान रहे हैं तो छोड़ दीजिए। देखिए, मुझ पर एक बहुत बुरी परिस्थिति आई 2005 से ये आई कि देखिए ह्यूमिलिएशन है। 30 साल में अगर कोई व्यक्ति आपका पिता है और वो अंदर अंदर आपको कहता है कि मैं तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे जैसे हो, तुम्हारी नाक मेरी जैसी, तुम्हारे आंख मेरी जैसी, तुम मेरे जैसे, अंदर अंदर कहते थे? अंदर अंदर कई बार, हर मुलाकात में, और बाहर सार्वजनिक रूप में जाते ही टोपी पहन के अनदेखा कर देना। मैंने कहा कि इस तरह का बर्ताव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं होता तो नहीं होता, पहले किसी से होता हो तो होता, मैं नहीं करूंगा बर्दाश्त। आपको ये आके बोलते था रोहित की ऐसा ऐसा बोल रहा है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चुनौती इसमें क्या है कि एक व्यक्ति बच्चे को जन्म देके स्वयं पहल करके, मैंने तिवारी जी को जीवन में, मेरी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं था संबंध बनाने का,
सारे संबंध बनाने का इनिशिएटिव तिवारी जी की ओर से था, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि मेरी फेल्ड मैरिज में हूं मैं और सेपरेटेड हूं हस्बैंड से। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरा भी अपने पत्नी के साथ कोई बहुत सामंजस्य नहीं है, आपके भी सामंजस्यपूर्ण संबंध नहीं है, और मैं निसंतान हूं। तो मैंने उनसे कहा भी कि विधिवत विवाह करके फिर उसके बाद ही आप इस विषय में सोचें कि आप निसंतान होने का अगर आपको दुख है तो इस विषय में बाद में सोचा जा सकता है। तो उन्होंने यही कहा कि देखिए आपकी आयु 30 वर्ष से ऊपर है, मैं भी 50 से ऊपर, तो इस प्रकार से हो सकता है कि संतान ना हो सके। टोक कर कुछ कहना चाहूंगा। संतान ना हो सके बाद में, तो मैं कुछ कहना चाहूंगा, तो संबंधों को पुनः परिभाषित कर लेंगे। इनके माध्यम से कुछ कहना चाहूंगा। उस वक्त जनता दल की सरकार थी 1977 से 1980 तक, जनता पार्टी की। जी, श्रीमती इंदिरा गांधी उस सत्ता में नहीं थी। और उस वक्त शायद जो मुझे बताया जाता है, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त लोगों को समाज में ऐसा बोध था कि अब कांग्रेस सत्ता में दोबारा वापस आने वाले के आसार बहुत कम है। तो नारायण दत्त तिवारी ने, जहां तक मेरा अंदाज है, ऐसा अमानवीय व्यवहार एक राजनेता ने क्यों किया होगा। उन्होंने सोचा होगा कि प्रोफेसर शेर सिंह, मेरी माता जी के पिता, मेरे नाना जी, पूर्व केंद्रीय, उस वक्त जनता दल सरकार में रक्षा राज्य मंत्री थे केंद्र के। उन्होंने सोचा होगा कि एक मेरा पुत्र है, तो यदि कांग्रेस नहीं आती वापस तो मेरा एक तो ठिकाना है। मुझे यही समझ आता है। और ऐसे अमानवीय अपराध का और कोई लॉजिक या कोई जो है, आपको ऐसा लगता है उज्ज्वला जी की? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह के वो सत्ता परक उनका चिंतन है कि वो सत्ता के लिए पागल है। वो जनता पार्टी के साथ हो गए थे इसलिए बहुत चिंतन करने के बाद मैंने सोचा है। हाँ, अब तो देखिए रिट्रोस्पेक्टिव, जैसे उसने कहा कि अगर पीछे जाकर के सारी उनके जिस तरह का व्यक्तित्व उनका सामने आया है, अगर उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिल्कुल नारायण दत्त तिवारी खाली सत्ता परक और भोग परक जीवन शैली है उनकी। सत्ता चाहिए और भोग विलास चाहिए। लेकिन ये सब अभी देखिए ना, अभी कानूनी नजर से भी ये इल्जाम के स्तर पर ही है। अब डीएनए टेस्ट जैसे उनको कहा गया है कि उनको करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा भी था जैसा आप कह रहे हैं, तो भी इतने वर्षों तक उन्होंने आपको इस तरीके से रखा कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि वो नकार देंगे? अगर आप कह रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आप अगर उपेक्षा करें, अगर आप ये अपेक्षा करें, माफ कीजिएगा, कि एक 16-18 बरस का व्यक्ति नारायण दत्त तिवारी जैसे उस वक्त के 62-63 वर्ष के राजनेता के जो कि एक प्रधानमंत्री का दावेदार हो, प्रमुख, और अभी 2007 तक राष्ट्रपति का, उसकी सारी चालें समझ जाए तो आप खुद ही समझ लीजिए। मुझे नहीं ये सब पता था। मुझे ये सब जब मैंने पूरी तरह से धक्के खा लिए, 25-26 साल की आयु, मुझे समझ में आया कि इस व्यक्ति में मेरे लिए कोई इमोशन नहीं है, कोई किसी प्रकार का इतना भी वात्सल्य नहीं है। तब जाके मैंने ये फैसला किया। अगर ऐसा आपने देख लिया कि कुछ भी नहीं है उनके मन में, तो कानूनी तौर पर क्यों आप ये साबित करना चाहते हैं? फिर रहने दीजिए। कोई ना आपसे कोई पूछ रहा है ना उनसे कोई पूछ रहा है। जी, शुरू में आक्रोश था, शुरू में एक ह्यूमिलिएशन था, एक दीनहीन की भावना थी कि एक इतना बड़ा व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री बना हुआ है उत्तराखंड का, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 4 बार रह चुका है, केंद्रीय मंत्री, और राष्ट्रपति बनने ख्वाब देखता है, वो व्यक्ति मुझे ऐसे इस स्तर पर रखे और मेरी माता को 30 साल से ऐसे, 25 साल से ऐसे शोषण करके कैसे ऐसे एक दीनहीन की भावना थी कि एक इतना बड़ा व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री बना हुआ है उत्तराखंड का, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 4 बार रह चुका है, केंद्रीय मंत्री, और राष्ट्रपति बनने ख्वाब देखता है, वो व्यक्ति मुझे ऐसे इस स्तर पर रखे और मेरी माता को 30 साल से ऐसे, 25 साल से ऐसे शोषण करके कैसे ऐसे उच्च पदों पर रह सकता है। इसका विरोध करना जरूरी है। पहले तो यह आक्रोश था। बाद में होते होते जब मैंने केस किया तो उसके एक केस करने के शुरू में तो क्रोध था। 25-26 वर्ष की मेरी आयु थी, आज मेरी 32 वर्ष आयु है, अभी हुई है 15 फरवरी को। जी, तो उस वक्त मेरी 25-26 साल की, जब मैंने देखा नारायण दत्त तिवारी का बर्ताव खुद 1 साल तक अपनी आंखों, तब मुझे आभास हुआ कि मेरी माँ ने क्या भुगता है। तब मेरे मन में आया कि ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना, और ऐसे जितने व्यक्ति उच्चतम पद से लेके तहसील, गांव, ब्लॉक, जिलों तक जो
मतलब अपने ताकत के बल पर औरतों पर जो इस तरह का अपराध कर रहे हैं और संतान आप भी तो खुद यूथ कांग्रेस में थी, आपके पिता केंद्रीय मंत्री रहे, ताकत तो आपकी तरफ पास भी थी, राजनीतिक ताकत। तो यही तो एक सबसे बड़ा तर्क है ना। तभी तो मान हम जीवित लीजिए हैं, तभी कि तो हम हमारी जीवित हैं। पृष्ठभूमि का व्यक्ति अगर विरोध नहीं करेगा तो फिर बेचारा दूसरा तो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता करने की। ये तो हमारी एक बैकग्राउंड थी, हम पर उन पर तो नारायण दत्त तिवारी जब हमें ही झूठ कहे जा रहा है, 100 से ज्यादा 150 से ज्यादा फोटोग्राफ्स हैं दी हुई है दस्तावेज के रूप में रोहित ने, तब तो सबको नकार रहा है कि 6 महीने से लेकर के 3 महीने के बच्चे से लेकर 26 तक सारी फोटो हमने बनाई हैं, वो ये कहता है, ये आरोप लगाता है। तो आप ये सोचिए कि जब एक मेरे जैसे पृष्ठभूमि की महिला को आज संघर्ष में, और रोहित को इतने अच्छे परिवार, अच्छे और एक समर्थ परिवार के जो अपेक्षातर कह सकते हैं समाज में कि एक स्टैंडिंग रखने वाला परिवार, और उस परिवार को जब इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, आम आदमी तो बेचारा सोच भी नहीं सकता था। देखिए आर्थिक दृष्टि से आप जानते हैं आजकल का जो लड़ाई, कानूनी संघर्ष जो है वो आर्थिक दृष्टि से कहिए, सामाजिक दृष्टि से कहिए, और आदमी की मानसिक दृष्टि से कहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही टैक्सिंग है, एक्सक्रूशिएटिंगली महंगा है, इतना अधिक महंगा है कि कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता। हमें भी पता नहीं कितने अपने खर्चे काट कर लड़ रहे हैं हम लड़ाई। आप कोई ये उम्मीद नहीं करते कि कोई संपत्ति मिले या कुछ मिले? जी नहीं, ये मैंने मांग नहीं की। मांग ही नहीं की? देखिए क्योंकि उनकी तरफ से दावा है कि ये दूसरे तरीके से संपत्ति मांगी जा रही है। न्यायालय के जो एकल पीठ थी दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्होंने अपना एक 33वें गद्यांश में, पैराग्राफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ लिखा है, जो मैं आपके हाथ में सौंपना चाहूंगा। किसमें से आप बता रहे हैं? इसमें से कौन सा सबसे उनके दिया हुआ है, मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है जो कि इसके सामाजिक पक्ष को उजागर करता है। तो आपने रिकॉर्ड में रोहित शेखर सिंह के कानूनी पिता श्री बीपी शर्मा और रोहित शेखर सिंह की डीएनए रिपोर्ट भी दी है, जिससे ये साबित हो चुका है कि श्री बीपी शर्मा रोहित शेखर सिंह के जैविक पिता नहीं हो सकते। यानी आपने बीपी शर्मा जी की डीएनए रिपोर्ट भी लगाई जी, उनकी मर्जी से? जी, इन्होंने लगाई उनकी मर्जी से जी। और आपने अपनी लगाई डीएनए रिपोर्ट कि वो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके पिता नहीं है? मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा कि आप क्या सत्य का साथ देना चाहते हैं? आप क्या मेरे साथ हैं? आप वॉलंटरीली अपना टेस्ट देना चाहेंगे? उन्होंने कहा, वो खुद 81 वर्ष के व्यक्ति हैं, एक वृद्ध व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं दूंगा, क्योंकि मैं सत्य जानता हूँ। जबकि वो मुझे अपने पिता की तरह उन्होंने रखा, बड़े प्यार से रखा। मैं उनका सम्मान करता हूँ, कहीं ज्यादा, नारायण दत्त तिवारी से कहीं ज्यादा सम्मान करता हूँ उनका। लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि नहीं, सत्य ये है, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा गॉडफादर हूं, लेकिन सत्य यही है कि तुम्हारा जैविक पिता वही है, और अन्याय अगर मैं ना होता तो क्या होता? आपको उनके आरोप हास्यास्पद नहीं लगते? इतना खर्चा हम लोग कर रहे हैं, रोहित की ये सेहत हो गई, एक 28 साल के नवयुवक को मैं नारायण दत्त तिवारी से पूछना चाहती हूँ, तू तो इतना बड़ा अपराधी है, जैसिका लाल जो है उनको एक गोली से मार दिया गया, लेकिन मेरे बेटे को तो नारायण दत्त तिवारी ने स्लो मर्डरिंग किया है, स्लो पॉइजनिंग, धीरे 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 एक बच्चे के आत्मविश्वास के साथ खेलना। अरे भाई ऐसा मजाक क्यों करते हो, क्रूर मजाक, किसी बच्चे को जन्म दे करके और उसको नकारना, इससे बड़ा ह्यूमिलिएशन और इससे डिमीनिंग ज्यादा बात क्या हो सकती है, डिग्रेडिंग बात किसी भी बच्चे को। कोई माता पिता, मान लीजिए मैं माँ हूँ, माँ के नाते मैं उसको ना फील होने दूं, मैं बहुत कोशिश करूं, तब भी आप ये देखिए मेरे लिए ये कितनी बड़ी एक दुख की बात है कि उसका कितना हौसला है कि एक केंद्रीय मंत्री की बेटी और उनके नाती के साथ भी ये इतनी हिम्मत रखता है नारायण दत्त तिवारी इस तरह से करने की। तो ये आम आदमी के साथ क्या करेगा? ये सोचिए, आम आदमी के साथ पता नहीं कितने, और हो क्या रहा है आम आदमी के साथ, हो क्या रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो हमारा तो सबसे सीधी चुनौती ये है, कोई इसकी संपत्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भैया, तू अपनी संपत्ति अपने पास रख, पता नहीं तेरा तू कल मर जाए, कौन तेरे से संपत्ति मांग रहा है, कौन? हमें तो ये एक सामाजिक मुद्दा है कि इस तरह से बच्चे को जन्म दे करके किसी को भी अपने बच्चे को इस तरह नकारने का अधिकार नहीं है, उसको ह्यूमिलिएट करने का। और जो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको भुगतना पड़ेगा। यही संदेशा हम देना चाह रहे हैं, यही मैसेज देना चाह रहे हैं, इसी के लिए सारी लड़ाई है। नहीं तो हमें क्या मिल रहा है इसमें बताइए? एक व्यक्तिगत स्तर पे आप मुझे बताइए, रोहित को या मुझे क्या मिल रहा है? वही सवाल मैंने शुरुआत में किया, आपने शुरुआत में भी। लेकिन मनुष्य का जीवन केवल अपने आप के लिए तो नहीं होता, व्यक्तिगत। देखिए मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही हूँ, एक सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए पिता की बेटी हूँ, मेरे भी कोई सामाजिक सरोकार होंगे,
ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल एक अपने लिए, अपने आप के लिए जी रही हूँ। मेरे भी तो कुछ सोशल कंसर्न्स होंगे, ऐसा तो नहीं है। आखिर एक महिला होने के नाते मैं भी सोच सकती हूँ कि एक महिला को कितना दर्द भुगतना पड़ता है, और इस तरह का अहंकारी और इस तरह के सत्ता के मद में चूर व्यक्ति जब इस तरह का व्यवहार करता है तो उसके मद को एक बार उसका भी मान मर्दन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये डिस्करेज करना बहुत जरूरी है, हतोत्साह करना बहुत जरूरी है कि भैया अगर इस तरीके से करोगे, किसी के साथ जीवन में खिलवाड़ करोगे तो भुगतना पड़ेगा। तो आपको भुगत, और खासकर बच्चे का तो कोई दोष नहीं है। मान लीजिए मुझे भुगतना पड़े, मान लीजिए एक बात कह रही हूँ, पति पत्नियां विवाह करते हैं, डिवोर्स हो जाता है, चाहे गलती पता नहीं किसी की है या नहीं है, ये भी इस विस्तार में भी कई बार नहीं जाया जाता, लेकिन आखिर बच्चे ने तो कोई एप्लीकेशन नारायण दत्त तिवारी के यहाँ नहीं डाली थी कि भाई तो आप मुझे जन्म दीजिए इस तरह की विचित्र परिस्थितियों में, या मेरे यहाँ तो इसने एप्लीकेशन नहीं डाली थी। बच्चे का क्या दोष है, मैं ये पूछना चाहती हूँ नारायण दत्त तिवारी से और सारे समाज से, इसमें बच्चे का तो कोई दोष नहीं। उन्होंने कभी आपसे कहा कि देखिए ऐसा है, ये वजह है जिस वजह से मैं ये नहीं कर सकता? नहीं, इस तरह का उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जब मैंने इनिशिएटिव लेकर आपसे कहा, मैंने कहा देखिए आपने पहल की थी, मैंने तो नहीं कहा। इसका सच मैं बता सकता हूँ, आप हाँ जरूर बताइए। इसका सच ये है कि वो कई बार रोए और कहा कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं आपको एक माफ कीजिएगा, एक फिल्मी बात बताऊंगा, फिल्मी नहीं है वो, मेरे दिल के काफी नजदीक, त्रिशूल की बात। त्रिशूल पिक्चर देख के वो बड़े नाटकीय ढंग से रोए कि मैं गलत आदमी हूँ, लेकिन वो त्रिशूल के पिता नहीं है। त्रिशूल में संजीव कुमार ने अपनी जान दी, लेकिन इस पिता ने तो जान लेने का काम किया अभी तक। बड़े से बड़े वकील जिनकी फीस 4-4, 5-5 लाख रुपए एक अपीयरेंस की है, अभी तक मेरे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं रोज। वो आप कह रहे हैं कि जब जब ये बात उठी, या कई बार ये बात उठी तो रोए और ये कहा कि मैं पापी हूं, आपके सामने भी कहा? हाँ, इनके सामने भी कहा, मेरे सामने। मुझे तो हमेशा आश्वासन दिया कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर उसको अपनाऊंगा। मुझसे तो बार बार यही कहा उन्होंने। कभी ये नहीं कहा कि ये वजह है? और आपको क्या लगता है कि जैसे रोहित आपने कहा ना कि आपको अब ऐसा लगता है कि उस वक्त जनता पार्टी की सरकार थी और शेर सिंह जी जनता पार्टी के साथ हो गए थे, तो ये इस तरफ अपने चाह रहे थे कि इधर भी अपना वो कुछ रहे, अब न अपनाने की वजह क्या हो सकती है? माफ कीजिएगा, मैं एक बात कहना क्लैरिफाई, मेरे जो नाना जी थे उतने, उनका नाम उतना नहीं हुआ, पर वो एक देशभक्त थे। वो मुद्दों के कारण हुए थे, इंदिरा जी के साथ। हाँ, नहीं, मुद्दों के कारण हुए थे। नारायण दत्त तिवारी की राजनीति अलग थी, वो मुद्दा अलग है कि वो क्यों गए उसको तो छोड़िए। पर उनका, नारायण दत्त तिवारी का जो मुझे लगता है, मुझे जन्म देने का कारण था कि जनता, उनको लग रहा था कि 1977 के बाद, इमरजेंसी के बाद 1980 में इतनी जल्दी कांग्रेस सरकार वापस नहीं आएगी, शायद जनता सरकार रहे। जनता सरकार से आपस में फूट हुई, तो उनको लगता था कि अगर मेरा एक वहां पे एक बच्चा हो या मेरा एक परिवार है वहां पे, तो मुझे एक सत्ता मिली रहेगी, मेरी सत्ता बनी रहेगी, मुझे ये लगता है। और इसका कोई कोई मानवीय कारण नहीं लगता है। माफ कीजिएगा। चलिए, आप अगर ये मान रहे हैं तो अभी भी आप देखिए ना, कभी गडकरी जी के वहां जाकर बैठ जाते हैं उस मीटिंग में, कभी बीजेपी के, कभी एनसीपी के ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं। न मानने की क्या वजह हो सकती है? अब अगर आपसे कह दिया कि मान लेंगे, घमंड कि ललकार, मुझे चुनौती कैसे दे दी इसने? एक 27-26 साल के लड़के ने मेरे जैसे दिग्गज को चुनौती कैसे दी? आपको कब ये पहली बार लगा कि ये कह जो रहे हैं वो करेंगे नहीं? मुझे लगा ये जब मैं उनके जन्म दिवस पर गया था 80वें, क्योंकि मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूंगा। कौन से? जो कि मैंने 80 सब कुछ मेरी याचिका में है, याचिका से हटके मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। जो कुछ मैंने माननीय न्यायालय में बताया है वही मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं बता रहा हूँ। मैं करीब 12 वर्ष के बाद, मतलब बालिग होने के बाद, एडल्ट होने के बाद पहली बार उनके एक सार्वजनिक फंक्शन में गया, जहां 6-7 हजार लोग मौजूद थे उनको उनके 80वें जन्म दिवस पर बधाई देने के लिए। तो उनके बॉडीगार्ड्स ने मुझे कहा कि आप यहाँ जो फंक्शन है इतनी बड़ा, जहाँ पे पूरा जमघट है, वहां से हट के अंदर जाओ और अपना जो, मैं उनके लिए, मेरी माँ मेरे लिए, मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे इंसोम्निया था। अच्छा। तो मैं अपने अनमने से गया था, तो मुझे वो लेके गई अंदर। उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं केक काटूंगा, तुम्हारा केक अंदर काटूंगा अपने प्राइवेट ड्राइंग रूम में, जहाँ केवल मेरे बॉडीगार्ड्स होंगे और मेरे जो हैं वहाँ के अर्दली वगैरह होंगे, जो मेरी मतलब सहायक होंगे, और कोई नहीं होगा।
तो वहां से मुझे उन्होंने उनके बड़े प्यार से उनके बॉडीगार्ड ने कहा आप यहाँ से हट जाइए, आपका यहाँ रहना तिवारी जी की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। तब आपने ठान लिया? तब मैंने उसी वक्त मैंने ठान लिया, उनको कह दिया ये ठीक नहीं हुआ मेरे साथ, और उनको वहीं से खटका कि ये मेरे सार्वजनिक फंक्शन में ऐसे कैसे आ गया ये लड़का 25 वर्ष का। और वो लड़ाई उस 2 महीने बाद छिड़ गई। उसके बाद माफ कीजिएगा, एक महिला सांसद ने मुझसे ये प्रश्न किया था कि उज्ज्वला जी आपको क्या मिलने वाला है अंत में, जो आपने प्रश्न किया। मैंने उनसे एक ही उत्तर दिया, मैंने कहा देखिए एक प्रजातांत्रिक सेटअप में व्यवस्था, बालिग होने के बाद, एडल्ट होने के बाद पहली बार उनके एक सार्वजनिक फंक्शन में गया जहां 6-7 हजार लोग मौजूद थे, उनको उनके 80वें जन्म दिवस पर बधाई देने के लिए। तो उनके बॉडीगार्ड्स ने मुझे कहा कि आप यहाँ जो फंक्शन है इतनी बड़ा, जहाँ पे पूरा जमघट है, वहां से हट के अंदर जाओ और अपना जो, मैं उनके लिए, मेरी माँ मेरे लिए, मैं तो मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे इंसोम्निया था। अच्छा। तो मैं अपने अनमने से गया था, तो मुझे वो लेके गई अंदर। उन्होंने कहा कि केक, उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं केक काटूंगा, तुम्हारा केक अंदर काटूंगा अपने प्राइवेट ड्राइंग रूम में, जहाँ केवल मेरे बॉडीगार्ड्स होंगे और मेरे जो है वहाँ के अर्दली वगैरह होंगे, जो मेरी मतलब सहायक होंगे, और कोई नहीं होगा। तो वहां से मुझे उन्होंने उनके बड़े प्यार से उनके बॉडीगार्ड ने कहा आप यहाँ से हट जाइए, आपका यहाँ रहना तिवारी जी की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। तब आपने ठान लिया? तब मैंने उसी वक्त मैंने ठान लिया, उनको कह दिया ये ठीक नहीं हुआ मेरे साथ, और उनको वहीं से खटका कि ये मेरे सार्वजनिक फंक्शन में ऐसे कैसे आ गया ये लड़का 25 वर्ष का। और वो लड़ाई उस 2 महीने बाद छिड़ गई। उसके बाद माफ कीजिएगा, एक महिला सांसद ने मुझसे ये प्रश्न किया था कि उज्ज्वला जी आपको क्या मिलने वाला है अंत में, जो आपने प्रश्न किया। मैंने उनसे एक ही उत्तर दिया, मैंने कहा देखिए एक प्रजातांत्रिक सेटअप में, व्यवस्था में आप भी रह रही हैं, मैं भी रह रही हूँ, सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी के उसमें सेटअप में हम रह रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप विरोधी दल में जब सांसद बन के बैठती हैं आपको क्या मिलता है? तो वही मैं, यदि समाज की बुराई के विरुद्ध खड़ी होकर मैं एक सांसद का काम बिना सांसद बने हुए कर रही हूं, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? आप विरोधी पक्ष में बैठना छोड़ दीजिए, आप सांसद से इस्तीफा दे दीजिए, मैं भी ये छोड़ देती हूँ। तो देखिए, किसी भी बुराई को, जो भी सामाजिक इतनी बड़ी बुराई, कोई छोटी मोटी बात को तो आप थोड़ा उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन सारी लोक लाज का ठेका मैंने तो नहीं उठा रखा है। जब श्री नरेंद्र तिवारी को कोई लोक लाज नहीं है, वो तो एक के बाद एक बड़े से बड़े पदों पर आसीन हो रहे हैं, किए जा रहे थे, और सारी लज्जा का ठेका मैंने तो नहीं लिया हुआ। तो मैंने ये सोचा कि एक व्यक्ति राष्ट्र का प्रधानमंत्री होने के सपने रखता है और उसके बाद उसको इतनी समझ नहीं है, उसको एलिमेंट्री कर्टसी नहीं है, उसको एक बेसिक नैतिकता नहीं है, एक जो बेसिक नैतिकता होती है वो तक नहीं है उसके अंदर।